प्यारे विद्यार्थियों, ये फाइनल के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्यांग विवेचन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो मूल रूप से जो प्रश्न बनता है, तो मूल रूप से जो विषय वस्तु कह सकते जिसको वो है रस के परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख रसों के भेदों को समझाइए। ठीक है ना। रस की परिभाषा देते प्रमुख रसों को संक्षिप्त में समझाना आपको। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, रस शब्द का परिभाषा मैंने पूर्व बता दी। किसी काव्यगत पंक्ति को पढ़ते समय, सुनते समय, देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है या जिस आनंद की गहन अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, रस के भेद को लेकर के दोनों मतभेद हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आचार्य भट्ट मुनि ने अपने जो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है उन्होंने रस की संख्या 8 बताई। कितनी संख्या बताई बच्चों? 8 संख्या बताई है। इन्होंने, ध्यान दीजिए, एक रस को देखिए, सबसे यहाँ तक 8 रस की संख्या इन्होंने सर्वप्रथम बताई है। ठीक है ना। इन्होंने एक शांत रस को उन्होंने नहीं माना है। कौन सा रस को नहीं माना? शांत रस को। लेकिन जो जो हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य का विस्तार होता गया, धीरे धीरे रसों का भी विस्तार होता गया। वर्तमान समय में 11 रस माने जाते हैं। कितने रस माने जाते हैं? 11 रस माने जाते हैं। ठीक है ना। ये रस पूर्ण रूप से स्थायी भाव पर निर्भर करते हैं। कितने करते हैं? किस पर करते हैं? स्थायी भाव पर। अब ध्यान दीजिए, रस मूल रूप से कितने हैं? परीक्षा में प्रश्न आ जाए, आचार्य भट्ट मुनि ने रसों की संख्या कितने बताई? 8। ठीक है ना। और आप लोग सिर्फ 8 लिखेंगे। ठीक है ना। भट्ट मुनि के अनुसार वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं और 11 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक है ना। प्रमुख रस कौन कौन से देखिए? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, हास्य रस, फासली रस और भक्ति रस। ठीक है ना। ये कुल 11 रस माने जाते हैं। ठीक है ना। अब परीक्षा में इन रसों के बारे में छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं कि निर्वेद का या शांत रस का स्थायी भाव क्या? तो आप लिखेंगे निर्वेद। इसी प्रकार से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या? आप लिखेंगे जुगुप्सा। आप इसी प्रकार से लिखेंगे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या? आप लिखेंगे क्रोध। इसी प्रकार से वीर रस का स्थायी भाव क्या? आप लिखोगे उत्साह। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति। ठीक है ना। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न यानी रसों को लेकर के छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। और इस बार भी ये भी प्रश्न बनने की संभावना मानी जाती है और प्रश्न आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रस को अच्छी तरह से रटना है और इसको अच्छी तरह से इसका प्रश्नों का आंसर लिखना है। छोटे प्रश्न भी यानी अति लघुत्रात्मक भी आ सकता है और लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इनके रस मान लीजिए आपका परीक्षा प्रश्न ऐसे है कि रस की परिभाषा देते प्रमुख रसों को संक्षिप्त में समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको रस की परिभाषा देनी है, फिर बाद में रसों की संख्या बतानी है और रसों की संख्या बताते साथ सबसे पहले आप इस डायग्राम के हिसाब से, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, जिस प्रकार से श्याम पट पे लिखा है वैसे का वैसे आपको उसको ऐसे लिखना है। ठीक है ना। उसके पश्चात एक एक रस को लेकर के उसको परिभाषा से समझाना है। ठीक है ना। जैसे अब श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे लिखनी है कि बिल्कुल सिंपल सा, अगर ये आपको याद हो गए, अगर इतने बार याद हो गए तो रस की परिभाषा बिल्कुल आसान है। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। परिभाषा आपको आना जरूरी है। उदाहरण नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन परिभाषा आना जरूरी है। ठीक है ना। परिभाषा कैसे? श्रृंगार रस की परिभाषा देनी है तो क्या लिखेंगे? रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव विभावादि से सहित होकर, रति नामक स्थायी भाव विभावादि से सहित होकर श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है, श्रृंगार रस में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से 2 इसके
प्रकार माने जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कुछ विद्वान अयोग श्रृंगार भी माना जाता है, उसके पचड़े में आपको नहीं पढ़ना, 2 भेद इसके को लिख देना है, ठीक है ना। तो दूसरा है रस। अब ध्यान दीजिए, दूसरा रस है वीर रस। वीर रस की परिभाषा वैसे कि वैसे जो मैंने आपको बताया, वीर नामक वीर रस में क्या है, उत्साह नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर वीर रस में परिणत हो जाता है, तो उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है ना। यानी उत्साह नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर वीर रस में परिणत हो जाता है, या वीर रस में परिवर्तन हो जाता है, या वीर रस की निष्पत्ति करता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। इस हिसाब से ये जो परिभाषा लिखने का जो मैंने तरीका बताया है, इसी हिसाब से संपूर्ण जो रस है सबकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे शांत रस। शांत रस की परिभाषा क्या होगी, निर्वेद नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर वीर रस में परिणत हो जाता है। वापस समझे, शांत रस की परिभाषा बता रहा हूं, निर्वेद नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर, ठीक है, शांत रस में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे शांत रस कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से करुण का क्या लिखेंगे, शोक नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर करुण रस में परिवर्तन हो जाता है, या करुण रस की निष्पत्ति करता है, तो उसे शोक रस उसे करुण रस कहते हैं। इसी प्रकार से रौद्र रस की परिभाषा लिखना है, क्रोध नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसी प्रकार से भयानक रस में भी लिखना है, भय नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर भयानक रस की निष्पत्ति करता है, तो उसे भयानक रस कहते हैं। विभत्स रस में भी ये लिखना आपको, जुगुप्सा नामक अभिज्ञान गणना। इससे क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है गणना, और इसका मतलब होता है विरक्ति। क्या लिखूंगा आप लोग, विरक्ति, ठीक है ना। इसका अर्थ विरक्ति। विभत्स जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विवाह आदि से संयुक्त होकर के विभत्स रस की निष्पत्ति करता है, तो उसे विभत्स रस कहते हैं, ठीक है ना। विभत्स रस में ये भी हो सकता है कि ऐसे भयानक दृश्य, मरे हुए जानवर, मरे हुए इंसान की लाशें और देख षडांत को देख करके हमारे उनकी निकलती हुई बदबू को हमारे नाक तक पहुंचती थी। ऐसे दृश्य को देखकर जब नाक ढक करके निकलते थे, ऐसे दृश्य को देखने के परिणाम को हमारे मन में विभत्स रस की उत्पत्ति ये भी होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अद्भुत, ठीक है ना, अद्भुत रस में भी भीष्म हास्य रस में भी ऐसे लिखना, वात्सल्य रस में भी ऐसे लिखना, भगवत रस में भी भक्ति रस में भी आपको ऐसा ही लिखना है। ये तो रही परिभाषा की बात, समझ आ गया बच्चा। मैंने आपको प्रत्येक रस की परिभाषा पूर्व क्लास में आपको समझाया है, ठीक है। जब ऑफलाइन क्लासें हमारी क्लासें लगी थी उसे मैं आपको विस्तार से समझाया था, और पहले भी मैंने ऑनलाइन क्लासों में रस के प्रमुख रसों की परिभाषाएं, उसके उदाहरण या उनके रसों का अवयव के बारे में विस्तार से उसकी चर्चा मैंने की है। लेकिन इस परीक्षा सिर पे है, इसलिए आपको संक्षिप्त प्रश्नों के बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अभी मान लीजिए परीक्षा प्रश्न ये आ जाए, श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए उसको उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए उसको उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, फिर कोई उदाहरण लिखना पड़ेगा, और उदाहरण लिखने के पश्चात ये 4 जो अवयव है ये बताना पड़ेगा। प्रस्तुत उदाहरण में स्थायी भाव कौन सा है, प्रस्तुत उदाहरण में आलम्बन कौन सा है, प्रस्तुत उदाहरण में आश्रय कौन है, प्रस्तुत उदाहरण में उद्दीपन क्या है, और प्रस्तुत उदाहरण में संचारी भाव क्या है। यानी प्रत्येक रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण दे करके उनको उदाहरण को इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा, तब जाकर के ये छोटे बड़े प्रश्न बड़े होंगे। कैसे प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। विभत्स रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तो आपको विभत्स रस की परिभाषा देनी पड़ेगी, फिर बाद में उसका उदाहरण देना पड़ेगा, और फिर बाद में उदाहरण देकर के उसको इन 4 अवयव के माध्यम से उसको हल करना पड़ेगा। उस उदाहरण में स्थायी भाव कौन सा है, प्रस्तुत उदाहरण में आलम्बन कौन सा है, प्रस्तुत उदाहरण में आश्रय कौन सा है, और प्रस्तुत उदाहरण में उद्दीपन कौन सा है, और प्रस्तुत उदाहरण में संचारी भाव कौन सा है। इस प्रकार से प्रत्येक रस को परिभाषा साथ उसकी कहने का मतलब है
उसके उदाहरण भी आपको रटने पड़ेंगे। उदाहरण मैं आपको पूर्व क्लासों में बता चुका हूँ, पूरा विस्तार से तो बड़ा प्रश्न नहीं गया, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न मान लीजिए उदाहरण दे सकते हैं। रौद्र, भयानक और विभत्स रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कोई 3 रस या आपको कोई 3 रसों की उदाहरण दे, कोई 3 रसों की परिभाषा देते हुए उसको उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे 11 रस हैं, आपको रटना है और 11 रसों की परिभाषा भी आपको पढ़ना है और उसको अच्छी तरह से उसका हल करना है। इतना ही, धन्यवाद।